स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। जो आवाज हम लोग मुद्दतों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, 28 तारीख को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब से न केवल फारस की खाड़ी जंग की आग में जल रही है, बल्कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भी जंग की आग में जल रही हैं। जो लोग आज जंग में मारे जा रहे हैं, संख्या युद्ध खत्म हो जाने के बाद में उनकी कम नहीं होगी, बल्कि जंग के बाद के जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं, जो कम से कम 1 से लेके 1.5 या 2 साल तक चल सकते हैं, वो लोग भी जंग के शिकारों में गिने जाएंगे। लेकिन 23 दिन बाद आज हमारे प्रधानमंत्री बोले। संसद में बोले, ये अच्छी बात है। जब संसद चल रही है, तो ऐसी बातें संसद में बोलना चाहिए। ये इसकी मैं इसकी तारीफ करूंगा कि वो संसद में बोले। हालांकि उनका रिकॉर्ड कहता है कि ये सरकार संसद में कहने की बजाय किन्हीं और मंचों पे अपनी बात कहना पसंद करती है। बहरहाल वो संसद में बोले, लिखित भाषण लाए। अपने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कैरियर का पहला वाकया ऐसा है जब वो लिखित भाषण लाए। एक एक शब्द उन्होंने लिखित कागज से पढ़ा और काफी मुंह उनका सूख रहा था। बार बार चप चप की अजीब सी आवाज निकालते हुए वो अपना भाषण दे रहे थे, जो कि मोदी यही ऐसा नहीं लग रहा था। बहरहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए भाषण में क्या था, विरोध जी आपने भी भाषण सुना है और मैं चाहता हूं कि इस भाषण के ऊपर हम लोग चर्चा करें, क्योंकि ये भाषण राष्ट्र के नाम संदेश है, देश के नाम संदेश है, संसद के नाम संदेश है और विपक्ष के नाम भी संदेश है। उन लोगों के नाम भी संदेश है जो कि जंग के मौके पर कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं। नौकरशाही के नाम संदेश है और सरकार की जो अपनी विदेश नीति है, उस विदेश नीति की उन्होंने सराहना की है, अपने मुंह से उनकी तारीफ की है। ये तमाम मुद्दे हैं और भी हम लोगों की चर्चा में मुद्दे खुल के आएंगे। विनोद जी। देखिए, ऐसा है अभय जी कि ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बेसिकली एग्री करता हूं कि प्रधानमंत्री सदन में आए और एक प्रिपेयर्ड स्पीच दे। ये प्रिपेयर्ड स्पीच थी, लिखी हुई स्पीच प्रिपेयर्ड होती है किसी भी गंभीर मुद्दे पर। इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी इंक्लूडेड, मनमोहन सिंह मोर इंक्लूडेड, एंड एवरी अदर प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, देवेगौड़ा, इंदिरा गुजराल, सब जो है, वीपी सिंह, वो सब जो है किसी भी संजीदा बहस, किसी भी सीरियस बहस का जब जवाब देते थे, जैसे कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द जॉइंट सिटिंग, वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है जो कि राष्ट्रपति पढ़ता है, और वो जब सदन में वो एड्रेस होता है, उस पर जब बहस होती है, चर्चा होती है, तो जो लोग बोलते हैं, वो जो पॉइंट्स रेज करते थे, वो जो माजी के पहले के प्रधानमंत्री एक एक पॉइंट जवाब देते थे, नाम लेके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, या उन्होंने ये बोला और उसके जवाब में हमको ये कहना है। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात मानते थे जो और मेंबर बोले होते थे, लेकिन वो उनको वो ओहदा देते थे कि बाय नेम उनको जवाब दें। हमारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत की 11 साल के बाद, बहुत देर की, मेहरबान आते आते, और ऐसे वक्त में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए प्रधानमंत्री का, और देश को एकजुट करना चाहिए। वो हम करेंगे। इस देश को एकजुट करने का दायित्व हम सब पर है, विपक्ष पर है, नेता सदन पे है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर है, हर और पार्टी के ऊपर वो दायित्व है कि इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए एकजुट किया जाए। लेकिन इस संकट के आने के बाद ही क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आया? क्यों भाई? इस संकट के चलते क्या ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है? या उसका हृदय परिवर्तन हुआ है, व्यक्तित्व परिवर्तन हुआ है? उसको समझ में आ गया है कि अब जब देश से एक आवाज उठती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसकी क्या अहमियत होती है, और तमाम जनता पर उसका क्या असर होता है। जब एक ही स्वर में तमाम
राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट बोलती है, रूबरू होती है जनता से, और आज वो वक्त है शायद, लेकिन इसको आने में देर लगा दी उन्होंने। और आज भी उन्होंने आंकड़े दिए आश्वासित करने के लिए जनता को कि संकट तो है, लेकिन हम उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जहां तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, गैस के, जिस तरह से उनके आयात की बात है खाड़ी से, हॉर्मुज स्ट्रेट्स के जरिए, और लोगों से बातचीत की बात है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट्स की बात है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, इन सब पूरे स्पेक्ट्रम पे उन्होंने चर्चा की, आंकड़े भी दिए। आंकड़े आश्वासित करते हैं, लेकिन कई बार कार्यान्वित तो नहीं होते हैं जमीन पे, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि होंगे। देखिए, खास उनका जो उन्होंने भरोसा दिलवाया या दिया, वो हमारे किसान भाइयों को था कि भैया हमने जो फर्टिलाइजर की और जो यूरिया की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है, और वो सुनिश्चित रहेगी। तो हर सेक्टर के लोगों को, हर तबके के लोगों को उन्होंने आश्वासित किया। लेकिन मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, स्मॉल और मीडियम सेक्टर जो है उसको किस तरह से वो मदद पहुंचाएंगे, उसको स्पेसिफिकली उन्होंने उनसे रूबरू होकर बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एग्री सेक्टर को स्पेसिफिकली मेंशन करके बात की, और उन्होंने जो हमारे लोग वहां पर कार्यरत हैं खाड़ी के देशों में, जो रेमिटेंस भेजते हैं वहां कमाई करके अपने वतन हमारे देश में वो पैसा भेजते हैं, जिससे कि हमारे डॉलर रिजर्व जो हैं वो भरपूर और मजबूत रहते हैं। उनकी बात की कि किस तरह उनकी मदद की कोशिश हो रही है, उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है, और किस तरह हर मुल्क से बात की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आप इसको डी एस्केलेट करें इस सिचुएशन को। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्होंने स्पेसिफिकली बीबी नेतन्याहू का नाम नहीं लिया। ये जरूर कहा कि मैंने खाड़ी के अनेक देशों से बात की है, और उनके जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे मैंने बात की है, और उनको हमने कहा है कि आप इस सिचुएशन को डी एस्केलेट करें, बहुत जरूरी है ये। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो एड्रेस था, इसमें जो फॉरेन पावर्स है उनकी जो मेंशन थी वो पासिंग में थी। हम भारत की संसद में से आवाज अगर एकजुट होकर उठ रही है और आपके पीछे है, तो अब माननीय प्रधानमंत्री को हमारी पार्लियामेंट से उनके नेतृत्व में एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, एड्रेस टू द ग्लोबल पावर्स which started the conflict, और इस बात को भी साफ करते हुए कि जब ये स्वयं इजराइल गए लड़ाई से 2 दिन पहले, तो वहां क्या बातचीत हुई, ये भी बताएं, मतलब वो लोगों क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई एक तरह से, हमारी पूरी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें उसका पूरा हस्तक्षेप है इजराइल का। यूनाइटेड स्टेट्स की हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें भी उसका हस्तक्षेप है। तो ये जो दो मुल्क हैं, इन्होंने यूनिलेटरली अटैक किया ईरान पे, इस बिना पे, और उसी अंदाज में अटैक किया जिस अंदाज में इराक पे अटैक किया था जॉर्ज बुश ने और टोनी ब्लेयर की सरकार ने मिलके, ये कहकर कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और ये लोग कह रहे हैं इसके पास न्यूक्लियर अस्त्र है, इसके पास का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को, उस खित्ते को असुरक्षित कर देगा जो ईरान के पास है। तो ईरान से रूबरू होते हुए भी उन्होंने कोई बात नहीं की। ये जरूर कहा कि हॉर्मुज से हमारे शिप्स आ रहे हैं, इस बात की तारीफ नहीं की, धन्यवाद नहीं किया कि ईरान उसकी परमिशन दे रहा है, उनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है।
We should not come across as an ungrateful country. Is India an ungrateful friend of Iran? Is India a bonded supporter of Israel and United States? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो करेक्टिव कोर्स लिया वो आधा लिया। हम समझते थे कि इसको ये जो है वाइड स्पेक्ट्रम करेक्टिव कोर्स होना चाहिए, जिसमें कि हर उस सवाल को एड्रेस किया जाए जो सवाल उनके क्रिटिक्स, उनके हितैषी, इस देश के नागरिक, इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग, आप जैसे और हम जैसे लोग उठा रहे हैं। लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जवाब नहीं था। ये सिर्फ ये जवाब था कि वो पहले इतना उत्पादन होता था, अब एथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है, उसके चलते इतना ईंधन बच रहा है, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ रेलवेज का, उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी की खपत कितनी कम हो रही है, ये सब बातें की गई। लेकिन ये नहीं कहा गया कि हमारी पोजीशन जो हम बात कर रहे हैं और मुल्कों से, स्टेक होल्डर्स से, जैसे कि बोले वाले प्रधानमंत्री, उसमें हमारे टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं जहां तक इस युद्ध को रुकवाने की बात है। क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में बीबी नेतन्याहू से बात की? लड़ाई शुरू होने के बाद की क्या? उनकी क्या डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात हुई युद्ध रोकने के संदर्भ में? यह उन्होंने कहा कि ईरान जो हमारे जो एशिया की बात हुई कि जो है जी, पश्चिमी एशिया के देशों से बात की है। वही कह रहा हूं ना, पश्चिमी एशिया से बात की कि जो गल्फ की कंट्रीज हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि ये हम, जो मैं कह रहा हूं आपको, ये बात हरदीप पुरी और जयशंकर भी बता चुके हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितने हैं पेट्रोलियम के, ब्ला ब्ला। ये बताना जरूरी था, अच्छी बात थी, जनता को आश्वासित करना जरूरी है। लेकिन क्या उन्होंने युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने ट्रिगर दबाया, उनसे बात की? इसमें या तो चुप्पी है या नहीं की बात, यही कह सकते हैं ना। देखिए, अगर देश को कॉन्फिडेंस में लेना है तो पूरी तरह से लीजिए, आधी बात मत बताइए। हम ये नहीं कह रहे कि यू कैच इजराइल और अमेरिका बाय द कॉलर, बट होल्ड देयर हैंड एंड आस्क देम, हम आपके अलायंस, हम आपके दोस्त मुल्क हैं, हमको आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ये लड़ाई शुरू करने से पहले। और इनको शायद इस बात का डर हो कि आपने कॉन्फिडेंस में हमें नहीं लिया, तो ऐसी कोई बात कह दे डोनाल्ड ट्रंप की, जैसे कि जापान के प्रधानमंत्री को बोला कि जब आपने जब जापानीज फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका पे धावा बोला तो हमको बताया था क्या? उस पे तो फिल्में बनी है, टोरा टोरा टोरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो नए रूप में हमें आज अच्छे लगे, हम चाहते हैं हमें और अच्छे लगे, अब और अच्छे लगे। और जब वो तमाम पूरे परिप्रेक्ष्य में 70 mm पे ये फिल्म दिखाएंगे, 35 mm पे नहीं चलेगी, 70 mm स्क्रीन पे चाहिए, डॉल्बी साउंड के साथ चाहिए। हमको बताएं कि क्या हुआ वहां पर। भाई, धुरंधर फिल्म का इतना प्रचार हो रहा है, भारत की डिप्लोमेसी ने, भारत के नेतागण ने क्या धुरंधरी की है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हम वो जानना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी सॉर्ट ऑफ ओवरवेल्म्ड बाय फिक्शनल कैरेक्टर्स। हमको रियल लाइफ कैरेक्टर दिखाइए, हम ताली बजाएंगे, हम मोहब्बत करते हैं अपने देश से, इसके चलते हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं सरकार के इस संकट में, क्योंकि सरकार अकेली नहीं जूझ सकती संकट से। जनता को साथ होना पड़ेगा, विपक्ष को साथ होना पड़ेगा, हर किसी को सरकार का इस संकट में साथ देना है।
लेकिन अनभिज्ञ साथ नहीं देना है, इन्फॉर्म्ड सपोर्ट चाहिए, देना चाहते हैं हम, ताकि कोई बात पूछे तो हम भी जवाब दे सकें। मान लीजिए हमको तो माना जाता है, आपको और मुझे, कि हम क्रिटिक्स हैं सरकार के, लेकिन अगर मान लीजिए कल को ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि आप जैसा व्यक्ति या मेरे जैसा कोई व्यक्ति और भी जो लोग क्रिटिक माने जाते हैं, वो सरकार की तारीफ करते हैं और पुख्ता तरीके से करते हैं, सही मुद्दों पे करते हैं, सही मुद्दे उठा के करते हैं, उसका असर आप देखना। दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू गो आउट टू द कंट्री। ये वो जो गोदी मीडिया की कम्युनिकेशन मत कीजिए। आप तमाम मीडिया को अपना लीजिए इस समय में, जो आपका क्रिटिक है, जो आपका पूरी तरह से आप पे नौछावर नहीं है, वो भी नौछावर होके तारीफ यस में यस नहीं मिलाई जाती। जब क्रिटिक आता है आपके पाले में, तो फिर जैसे आप प्रचार करते हैं ना इलेक्शन से पहले, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता आ गया, क्यों कांग्रेस में क्यों एम्फेसिस होता है? बिकॉज दैट इज अ पार्टी अपोज टू यू। तो join up the opposing voices in defense of India and thereby in defense of the Indian state and consequently the government. तो मुझे तो कोई इस भाषण में विपक्ष के लिए तो कोई संदेश सुनाई नहीं पड़ा। मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने विपक्ष भारत का जो संसदीय विपक्ष है, जो आजादी के बाद उन्होंने कहा, शुरू में कहा कि सबको एक आवाज, जब वो कहते हैं कि इस संसद से एक आवाज उठनी चाहिए जब जनता तक जाए, तो एक आवाज तो जब भी उठेगी ना जब विपक्ष भी साथ लगेगा। नहीं, ये तो बात सब लोग एकजुट हों, ये तो एक तरह का सुभाषित है, ये बोला जा सकता है सब लोग एकता हों, लेकिन आखिरकार कौन एक, किन लोगों को आपके साथ एक होना चाहिए? जो आपके, जैसे आपने कहा भी ना, कि जो आपके अपोज हैं, जो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो जब आपसे एकजुट होंगे तभी तो आप एक हो पाएगी। इसीलिए हम समझते हैं that this speech has started in my view कि सब एक आवाज में इस सदन से एक आवाज उठनी चाहिए। It is a kind of exhortation to the opposition to join up with the government in raising the same points of concern. ये exhortation है opposition को। विनोद जी, मेरा कहना यह है कि आह्वान है उसको। भाई, इसके लिए तो उन्हें वो अपने भाषण में ये भी अपील कर सकते थे कि अब हम लोग एक विपक्ष के साथ में एक पूरी बैठक करेंगे। हम अपनी विदेश नीति की बहुत सी बातें संसद में नहीं कही गई हैं, उनके बारे में विपक्ष को सारे देश की जनता को तो आश्वस्त तब करेंगे, विपक्ष को 65% वोट मिलते हैं इस देश के। देखिए, ऐसा है कि आप विपक्ष को आश्वासित नहीं करेंगे तो पूरे देश को आश्वासित नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि जब कभी आदमी जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो वेजिटेरियनिज्म की तरफ जाता है, या जो धूम्रपान करता है और वो आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप उसको एक दिन में नहीं करवा सकते हो। वो जो होता है, दैट्स अ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म, दैट्स अ प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ अप्रोच। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड बिगनिंग, और इस हमें प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कि ये प्रथा वो जारी रखें। और दूसरा, अपने और मंत्रियों से भी कहें कि इसी संजीदा आवाज में बात करें। खासकर हमारे जो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, उनके जिस तरह का उनका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से, तो वो भी इसी अंदाज में बात करें। और देखिए, ऐसे समय में फोर्स मल्टीप्लायर कौन होता है? जी, फौज तो बुला नहीं सकते आप बाहर से, आप फौज तो अपने पक्ष में खड़ी नहीं कर सकते जी। आप अपनी मजबूती लोकतंत्र में किस तरीके से दिखा सकते हैं कि इस मुद्दे पे विपक्ष भी मेरे साथ खड़ा है, इस मुद्दे पे मेरे अगल बगल में राहुल गांधी खड़ा है, मुलायम सिंह यादव का बेटा खड़ा है, अखिलेश यादव खड़ा है, ममता बनर्जी की पार्टी खड़ी है, ये सब हमारे साथ खड़े हैं। और देखिए, उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी है और इसमें बहुत से काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करने हैं। राज्य सरकारों को उन्होंने आह्वान किया स्पष्ट रूप से। बिल्कुल, तो जो गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट जो कि उनके अपने तत्वावधान में नहीं चल रही है, मैं वेस्ट बंगाल में कंजम्पशन बहुत है, जैसे उस तरह से पंजाब जो है, जिसको कि बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत है, जहां पर किसानों से जो रूबरू होकर उन्होंने बातें कही, ही इज एड्रेसिंग एक्चुअली हिमसेल्फ टू द
टू द फार्मिंग कम्युनिटी, जिसमें कि पंजाब की एक प्रमुख भूमिका है। तो इनको अगर ये अभी भी अकेले होकर वाहवाही लूटना चाहते हैं तो बड़ी बदकिस्मती होगी इस देश की। देखिए, संकट में परिवार जो टूटे हुए होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब संकट आता है कि जैसे दिवंगत कोई बड़ा मुखिया परिवार को हो जाता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए, कंधा देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। ये वैसा ही वक्त है। भारत देश की, भारत माता हमारी आज के दिन संकट में है, और उस माता जिसकी हम दुहाई देते हैं, खासकर जो सो कॉल्ड हमारे नेशनलिस्ट हैं, रिलीजियस नेशनलिज्म करने वाले लोग जो भारत माता की दुहाई देते हैं, अब उनको भारत माता की इज्जत बचाने के लिए, भारत माता के बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए विपक्ष के साथ, क्योंकि विपक्ष जहां से वोट पाता है, जहां से सपोर्ट लाता है, वो भी भारत के बच्चे हैं। तो इसलिए जो शुरुआत अच्छी है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। मैं खुदा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा ना माने कोई। विनोद जी, बहुत सी बातों को खुदा के लिए छोड़ना उचित नहीं होगा। बताइए। हम लोगों को ही निपटना पड़ेगा उन बातों को। मेरा कहना यह है कि जैसे कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को संबोधित किया स्पष्ट रूप से, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी। लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए कि बहुत बड़े पैमाने पर जो गैस की कमी के कारण, पेट्रोलियम पदार्थों की कमी के कारण फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। राजस्थान में इनफॉर्मल सेक्टर बुरी तरह से इम्पैक्टेड है। सांगानेर में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पानीपत में बंद हो रही हैं, सोनीपत में बंद हो रही हैं, गुड़गांव में बंद हो रही हैं, इस हिसार में, तो दिल्ली के आसपास के इलाके, एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं, उनकी गुजरात में मोरबी पूरी तरह ठप हो गया है, जो 60,000 करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है, वहां से वापस आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि ये जो लाखों मजदूर प्रभावित होंगे, इनके लिए सरकार के पास क्या योजना है? देखिए, तफसील में उनको हम अपेक्षा करते हैं किसी समय किसी तरीके से जाएंगे, किस तरह से वो अपनी बात देश को कहना चाहते हैं एक बढ़ती हुई चुनौती के संदर्भ में। लेकिन मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि प्रधानमंत्री एकदम से जो संकट है उसकी डिटेल्स में चले जाएं। ब्रॉड आउटलाइन उन्होंने संकट का कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि हम उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे कि आपने सही फरमाया, हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, चाय बेचने वाला, पकौड़े तलने वाला, मोमो बना के बेचने वाला, 94% रोजगार तो वहीं से आता है। बिल्कुल। और वो जो हमारा इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसकी आवाज यूनाइटेडली कम उठती है, एमएसएमई तो उठा लेते हैं अपनी, क्योंकि दे आर फॉर्मल सेक्टर इन अ वे। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो अपनी आवाज एकजुट होकर उठा नहीं सकता, और आवाज उठाने के बजाय वो पलायन करना शुरू कर देता है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में जो आज प्रधानमंत्री ने बोला वो अच्छी शुरुआत थी, वेलकम है। और मैं समझता हूं कि अब प्रधानमंत्री को एक एड्रेस टू द नेशन भी करना चाहिए, जिसमें कि ये जो ऐसे लोग कार्यरत हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत हैं, जो छोटे उद्योगों में कार्यरत हैं, जिनकी इस किल्लत से जिनका बिजनेस भारी तरीके से इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बताता हूं कि एक वो हम चाय पीते हैं, सुबह सैर पे जाते हैं तो लौटते हुए एक जगह खड़े होकर चाय पी लेते हैं, और वो व्यक्ति जो है बिहार का है, और वो कह रहा था कि मुझे कि भाई ये जो मैं आज सिलेंडर लेके आया हूँ जी, ये 2,500 रुपए का सिलेंडर लेके आया, और उससे भी ज्यादा महंगे दाम पे बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने होर्डर्स के खिलाफ बोला, होर्डिंग के खिलाफ संकेत दिए कि ये नहीं करिए आप, ये देश हित में नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय में जो होर्डर्स होते हैं, जो जमाखोर होते हैं, जो भर लेते हैं अपने घरों में वो सब जरूरत की चीजें जो जनता मांग रही होती है और जिसकी किल्लत होती है, वो लोग जो होते हैं वो ऐसे समय में बड़ा हाथ मारने की चेष्टा करते हैं। और मैं बड़ी माजरत से, बड़ी इज्जत से बात कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं उनको पॉलिटिकल पेटर्नेज मिलती है। प्रधानमंत्री को ईमानदारी से अपने पार्टी के वर्कर्स को अपनी पार्टी से बात करते हुए ये संदेश भेजना चाहिए कि उनका कोई समर्थक अगर ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाएगा
तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। उसी तरह से उनको प्रोत्साहन करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को कि यही मैसेजिंग वो है अपने कार्डर्स से करें। देखिए, दिस इज अ नेशनल क्राइसिस। बिल्कुल। एक्चुअली जो ग्लोबल क्राइसिस है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, और भारत की इकोनॉमी तो इंटेग्रेटेड है विद द ग्लोबल इकोनॉमी, कि जो WTO वगैरह अभी उन्होंने तो उसको मानते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, लेकिन ये जो सप्लाई लाइंस हैं, इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज हैं, इससे तो हम निजात नहीं पा सकते। आप कई आइसोलेटेड तरीके से तो नहीं पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये बात उनको करनी चाहिए, और उनको अब प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति से भी फोन मिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको, मेरे को लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन से बात किए हुए एक अरसा हो गया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है अभी हाल ही में, वो बनता भी था, क्योंकि अगर आपने नेतन्याहू से जप्फी डाली है तो कम से कम वहां हलो तो कर लो। तो मेरा ये मानना है कि जनता को बताएं कि क्या उनको बताया गया था, नेतन्याहू द्वारा आगाह किया गया था कि ऐसा कोई एक्शन हो सकता है, और क्या करने गए थे। बिल्कुल नहीं, इन द फर्स्ट प्लेस जाने की जरूरत क्या थी भाई? कुछ, जब प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसके पास कोई बिजनेस होता है ना, कि शेयर करने तो जाता नहीं प्रधानमंत्री कभी भी। तो मैं समझता हूं कि उस पे प्रधानमंत्री को बिना कुछ छुपाए ये बात साफ करनी चाहिए कि उनका क्या बिजनेस था, किस संदर्भ में वो ईरान गए थे, इजराइल गए थे, और उसका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला कि 2 दिन के बाद युद्ध प्रारंभ कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। जिसके चलते हमारे यहाँ ये जरूरत पड़ गई कि प्रधानमंत्री सदन में भाषण दें, जो क्राइसिस क्रिएट हुआ उस पे। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, लेकिन अभी आधा कदम उठाया है, अभी आधा कदम उठाना उन्हें बाकी है। जो शायद राष्ट्र के नाम संदेश वो दें, उसमें वो बाकी आधा कदम उठा सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें संबोधित नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने पहली बार इस मसले पर देश को संबोधित किया है संसद के मंच पर खड़े होकर, और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही बाकी आधा कदम भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।